हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 8 ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, डेट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर पोलैरिटी। उसके जो इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनका आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, एक्सप्लेन वाई BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड इज़ मोर कोवलेंट देन MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। हिंदी में क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है कि व्याख्या कीजिए कि जो बेरिलियम क्लोराइड होता है BeCl2 होता है वो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड से अधिक सहसंयोजी क्यों है। तो इसका आंसर हमें मिलता है फजांस रूल में। तो इसी सीरीज़ के अंदर मैंने ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है उसी में आपको मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया था फजांस रूल के ऊपर। उसमें मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। फॉर नाउ बिंग हम इसके आंसर पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको नोट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, एज द साइज ऑफ कैटायन decreases in the ionic molecule, percentage of covalent character increases. Thus, small size of beryllium 2 plus ion than Mg2 plus introduces more covalent character in BeCl2 molecule. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे दोनों मॉलिक्यूल हैं बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, एक्चुअली ये दोनों कंपाउंड क्या है, हमारे आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स होते हैं वो ना तो प्योरली आयोनिक होते हैं ना ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये जो बेरिलियम क्लोराइड है और ये जो MgCl2 है, ये दोनों आयोनिक मॉलिक्यूल तो है, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड भी होगा लेकिन वो प्योर आयोनिक नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाएगा। आयोनिक का मतलब पता है आपको, आयोनिक का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, कैटायन है, बेरिलियम इज कैटायन एंड यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या है, एज एनायन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बेरिलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डोनेट कर देगा और ये जो दोनों एनायन है हमारे ये क्या करेंगे, कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर बेरिलियम पर 2+ चार्ज आएगा और क्लोरीन पर -1 चार्ज आएगा। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर बेरिलियम के ऊपर न्यूक्लियस चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं बेरिलियम के पास, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो जाते हैं, 2 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2+ चार्ज आ गया है। अब जब ये प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होगी। अब जब ये न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी कि अपोजिट इससे क्या होगा, प्लस से माइनस होगा। माइनस किसके ऊपर आता है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर आता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी, एनायन के पास होगी ऑफ कोर्स। तो अब ये क्या करेगा, बेरिलियम इंक्रीज्ड न्यूक्लियस पावर होने की वजह से क्लोरीन को, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोरीन के पास वो क्या होने लगेगी, शेयर होने लगेगी विद बेरिलियम 2+ कैटायन। और यहाँ पर जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन था यानी कि आयोनिक बॉन्ड था, वो स्लोली क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज या कहें कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर आने लगेगा। तो ये जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो BeCl2 होता है वो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब बात आती है कि Mg2+ आयन भी तो क्या है, कैटायन ही है और इसी के ऊपर सेम चार्ज है, लेकिन BeCl2 ही मोर कोवलेंट क्यों है। इसका रीज़न आपको मैंने जैसे आपको बताया कि फजांस रूल में मिलेगा। क्योंकि ये जो बेरिलियम अपने अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और जो एनायन की शेप डिफॉर्म होती है किसी कैटायन से,
उसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये जो पोलराइजिंग पावर होती है किसी कैटायन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम उसका कैटायन का साइज डिक्रीज कर दें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम का साइज मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ग्रुप में ऊपर होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम का वो होता है 4, Mg का होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ग्रुप में नीचे होगा और इसका साइज कम होगा। अब जब इसका साइज कम होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। ये बात मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन की है फजांस रूल वाली वीडियो में। तो जब ये इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा और उतना ही ज़्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने लगेगी। यानी कि ये जो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और ज़्यादा कैटायन के साथ शेयर होने लगेगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि जो BeCl2 होता है वो मोर कोवलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन का साइज क्या है, स्मॉल है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। जबकि यहाँ पे दोनों पे ही क्या है, +2 चार्ज है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो ये ही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होता है। फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है लैटिस एनर्जी पर। तो इसका हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में दे रखा है आपको नोट्स, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ आप अपनी लैंग्वेज में, तो जैसा आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हमारी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है उसी में लिखना होता है। ऐसा नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप अपनी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इंग्लिश में नोट लिखे हैं, तो पढ़ते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, लैटिस एनर्जी क्या होगी कि जब हमारे गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन कंबाइन होंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक लिया है मैंने Na+, सोडियम आयन एंड क्लोरीन माइनस। तो ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में लगेगा, यानी कि आयोनिक बॉन्ड होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैटायन और एनायन के बीच में, वही क्या है, हमारा आयोनिक बॉन्ड है। तो ये जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। एनर्जी जब रिलीज होगी तो बॉन्ड मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। और यहाँ पर हमारी क्या होगा, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, किसका, NaCl का। तो यहाँ से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी एक मोल ऑफ NaCl का बनाने के लिए, उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर जो है हमारा, सिंस डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ नॉट इजी। क्या मतलब है इस बात का, कि जो हमारी लैटिस एनर्जी को जो कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड हमारा कोई भी अभी तक नहीं है। इसे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं बाय थर्मोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस नोन एज बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये जो बॉर्न हैबर साइकिल है आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारा जो लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, क्योंकि हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम आप इस तरीके से इसे लिखेंगे, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि लैटिस एनर्जी के ऊपर आपका शॉर्ट नोट आ जाए। तो और यहाँ पर क्या हो सकता है कि MCQ भी बन सकता है कि क्या इनडायरेक्ट मेथड होता है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको कई ऑप्शन दे सकते हैं और उसमें बॉर्न हैबर साइकिल का भी एक ऑप्शन आएगा। तो आपको बॉर्न हैबर साइकिल पर करेक्ट आपको क्या करना है, टिक करना है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन होता है हमारा H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, व्हाई। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या है, तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो H2S है वो क्या है, एक गैस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्या है, हाइड्राइड है। ये किसका हाइड्राइड है? ऑक्सीजन का। और ये क्या हाइड्राइड है? हमारा सल्फर का। तो आप जानते होंगे कि हमारे जो केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल स्पीसीज होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं विद सम फोर्स। जैसे कि हम बात करें वाटर की, तो अगर आप वाटर लेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा। अगर आप एक चम्मच पानी भी ले रहे हैं तो वो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इतने सारे, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो यहाँ पर क्या होगा, और इसी तरीके से हम बात करें H2S की, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। क्योंकि सिर्फ हम किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एटम की बात करें तो सिर्फ हमें एक एटम या एक मॉलिक्यूल नहीं मिल सकता। जब भी हम किसी भी गैस को या लिक्विड को लेते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जितनी भी अमाउंट हम उस लिक्विड की, गैस की लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है इन लिक्विड्स में, इन गैस के बीच में। तो अगर ये जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, मीडियम है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो क्या होगा, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ जो हमारा H2O होता है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, हम जानते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। और जबकि जो H2S है, H2S के मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं वीक वान डर वाल्स फोर्स से। मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लेक्चर में कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वान डर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा? वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जबकि H2S में वीक वान डर वाल्स से फोर्स से वो जुड़े होते हैं। तो अगर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में जोड़ोगे तो वहाँ पर क्या होगा, बीच में कम गैप होगा, यानी कि मॉलिक्यूल वहाँ पर जो होगी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S में क्या होगा, वीक वान डर वाल्स फोर्स होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े थोड़े क्या होंगे, दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, गैस की फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम और क्लोरीन के जो एनायंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बिल्कुल एक पैक्ड फॉर्म में होते हैं। इसलिए वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। जब हमारे मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर दूर होने लगते हैं, जब फोर्स उनके बीच में क्या हो, थोड़ा सा वीक हो, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर फोर्स हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होंगे और बहुत ही वीक फोर्स से आपस में जुड़े हुए होंगे। तब हमारी जो कंपाउंड है वो क्या होगा, गैस होगा। तो यही रीज़न है कि H2O में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से H2O लिक्विड है, जबकि H2S में क्या है, हमारा क्या होता है, वीक वान डर वाल्स फोर्स होते हैं, इसलिए H2S गैस है। तो यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे हैं, तो आप ये नोट्स अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी अपनी लैंग्वेज जैसे कि आपको समझ में आ रहा है वैसे उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस पर बात करी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी आपको और क्वेश्चन इसमें कराऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। एंड आपको मैं जो MCQ क्वेश्चंस हैं, अगर आपके एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है, उस पर भी जल्द ही एक लेक्चर लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, like this video, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.